साथ जुड़ रहे हैं जी 24 तास के एडिटर कमलेश सुतार। कमलेश जी, अभी हमने एकनाथ शिंदे को सुना, चेहरे की मुस्कान, वो कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही नजर आ रहा था। अब से कुछ दिन पहले का जो फोटो ऑप था और आज के इस लैंग्वेज में और बोली में कितना अंतर, और तब जब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। देखिए, मतलब 12 दिनों बाद शायद उनको इतना खुलकर हंसते हुए देखा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंदे नाराज़ चल रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री पद ना मिलने से या फिर अच्छा डिपार्टमेंट ना मिलने से। इन सब चीज़ों को अभी लगभग ये चीज़ें अब पीछे रह गई है। अब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बात तो उभर कर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि वो कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, बतौर मंत्री वो शपथ ले, और शिंदे हमें सकारात्मक इसका उत्तर देंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि शाम तक वो अपना निर्णय घोषित करेंगे, क्या वो होने वाले नहीं। जिस बीच हमने सुना ठहाके लगाते हुए अजीत पवार कह रहे थे कि इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो शपथ लेने वाला हूँ, ये तो बात पक्की है। इसी पर जो ठहाके लगे थे, बट अभी भी इस बात को लेकर ये सस्पेंस बना हुआ है। शिंदे क्या निर्णय लेंगे, सरकार में शामिल होना है नहीं होना है। एक तरह से अभी भी पूरी तरह से गुत्थी उलझी है, ऐसा हम इस क्षण में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आने वाले कुछ घंटे शायद शिंदे अपने पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठे बात करें, या अभी भी उनकी होम पोर्टफोलियो को लेकर डिमांड अभी भी कायम है, इसलिए शायद वो अभी तक इस बात को घोषित नहीं करना चाहते कि वो कल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। पूरी तरह से गुत्थी सुलझी है, पूरी तरह से ये अभी पूरा गेम, इस बात का पूरा प्लेन हो गया, ऐसा कहना इस मोमेंट पर तो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी होगा, जल्दबाजी होगी इसमें। शाम तक अगर शिंदे इस बात की घोषणा करते हैं कि वो शामिल होंगे, बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तब शायद हम मान लेंगे कि ये पूरी तरह से गुत्थी सुलझ गई है। लेकिन कल शाम को शपथ ग्रहण होना है, अभी भी शिंदे अपने पत्ते एक एक करके खोल रहे। शायद शाम को अपना अगला पत्ता खोले कि वो शायद शामिल होना चाहते हैं नहीं, या फिर अगर इसमें दो बातें हो सकती है, या शिंदे शामिल हो जाए या नहीं हो जाए। नहीं अगर होना चाहते हैं, ऐसा निर्णय उनकी तरफ से आता है, तो एक तरह से वो सरकार पर अभी भी दबाव बनाए हुए है। इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। स्वाति जी, 2.5 साल जैसा बताया एकनाथ शिंदे ने भी, जब वो प्रेस से बात कर रहे थे कि जनता ने उनके 2.5 साल के काम को देखते हुए वोट दिया और एक अच्छी सरकार बनाने के ओर उनको समर्थन दिया। हालांकि बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही उभर कर सामने आई है, तो इस बात से भी वो कहने से पीछे नहीं हटे। आगे के जो 5 साल होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अजीत पवार की एनसीपी भी है, फिर शिंदे की शिवसेना भी है, और बीजेपी तो बड़ी पार्टी बनकर है ही। ये 5 साल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जो हमने पिछले टर्म में देखा था, जिस तरीके से 2.5 साल में जो बढ़ गया था पूरे 5 साल का बिटवीन सीएम्स, अगले 5 साल कैसे रह सकते हैं? देखिए, ये मेरा अंदाज़ा है, मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगले 5 सालों में एटलीस्ट शुरुआती दौर में ये होड़ देखने को मिलेगी शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में। बीजेपी से ज़्यादा नज़दीक या कौन बढ़ाता है, बीजेपी के सबसे ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स किसको मिलते हैं, इसके लिए दोनों में होड़ रहेगी। अब देखिए, कल एक बयान आया था, एक वरिष्ठ नेता है अजीत पवार की पार्टी के, छगन भुजबल, उन्होंने ये बयान देकर सबको अचंभित कर दिया था कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है शिंदे के समान है या फिर शिंदे से बेहतर है। हमने जितनी सीटें लड़ी थी उससे कई ज़्यादा सीटें हमने जीती, उसमें जीतने का प्रमाण ज़्यादा था, इसीलिए हमको जितने मंत्रिमंडल या जितने अच्छे मंत्रिमंडल शिंदे को मिले, उसी हमको प्रोपोर्शन में हमको भी मंत्रिमंडल या फिर उतनी हमको कैबिनेट बर्थ्स मिले, ये उन्होंने कल मांग की थी। अब अजीत पवार ने सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम करके रखी थी। जब उन्होंने समर्थन दे दिया देवेंद्र फडणवीस के नाम को, उसी वक्त शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम हो गई थी। इसको लेकर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अब अगले 5 सालों में अगर अजीत पवार की पार्टी में कोई इनकमिंग बढ़ता है, शरद पवार की पार्टी से कोई और एमएलए उनके साथ में आ जाए, कुछ नया ऑपरेशन करके कि केंद्र में शायद कोई और सांसद उनके साथ में आ जाए, ये बात सुनने में भी आ रही है कि अजीत पवार कोई ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में जो शरद पवार की पार्टी के सांसद है, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास चल रहे हैं। अगर ये अजीत पवार अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने को, अपना वजन बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, तो ये होड़ ऑब्वियसली दोनों पार्टियों में देखने को मिलेगी। अब कौन से पोर्टफोलियो किसके पास होते हैं, इसको लेकर देखिए, जब राजनीति होती है, राजनीति ऑपोजिशन के साथ में सिर्फ चुनाव के वक्त होती है। अगले 5 साल तो
गठबंधन के राजनीति में एक दूसरे के साथ ही ज़्यादा राजनीति देखी जाती है, ये हमने देखा है। तो इस आने वाले 5 सालों में अजीत पवार और शिंदे के बीच में कितना उनमें मनमुटाव रहता है या इन दोनों में कितना कोऑर्डिनेशन होता है, ये देखने लायक होगा। लेकिन अब जो कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, इसके बाद में जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन होगा, किसके पलड़े में क्या जाता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। हालांकि दोनों का बीजेपी के साथ कोई झगड़ा होगा ऐसी बात नहीं है, बीजेपी दोनों को समान अंतर पर रखेगी, बीजेपी इसमें विन विन सिचुएशन में रहेगी। लेकिन होड़ देखने को मिलेगी अजीत पवार और शिंदे के बीच में, और वो भी किसको कौन से पोर्टफोलियोज मिलते हैं, कितने वजनदार पोर्टफोलियो मिलते हैं, सरकार में वजन रखने वाले, लोगों तक पहुँचाने वाले, लोगों तक रीच आउट करने के लिए कितने सारे पोर्टफोलियोज इनके पार्टी के नसीब में आते हैं। उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि आने वाले 5 साल कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा, कितनी आसानी रहेगी। लेकिन इस पूरे जो 11-12 दिन का सस्पेंस था, उसमें तो ये मालूम हो गया कि नाराज होने में शिंदे ही अव्वल हैं, और वही बात बात पे अपनी नाराजगी काफी ज्यादा व्यक्त भी करते आए हैं। तो मतलब 5 साल शायद वो डेफिनेटली अपने मांगे आगे रखने में पीछे नहीं हटेंगे। आपकी रीडिंग कमलेश जी क्या कहती है? शिंदे ने कहा कि चलिए अभी देख लीजिए, अजीत पवार तो लेंगे ही शपथ, कोई लेगा, मैं लूं या ना लूं, लेकिन उनके हिस्से कौन सा रोल आ सकता है? आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार होम पोर्टफोलियो के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उनके पार्टी के नेता कह रहे थे। हालांकि खुद शिंदे ने इसके बारे में कभी सामने आकर कैमरा के सामने बात नहीं कही कि मुझे होम पोर्टफोलियो चाहिए, गृह मंत्री बनना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी की, अगर हम बीजेपी शासित राज्यों को एक बार अगर देखें तो बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ज्यादातर गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा हुआ है। बाकी जगह पर कोalition तो है ही नहीं, तो बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, सरकार चलानी है तो होम डिपार्टमेंट अपने पास रखना चाहेगा। देवेंद्र फडणवीस जब 2014 और 19 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब दोनों इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज है, अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास और गृह मंत्रालय, दोनों देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखे थे। 2022 में जब वो उप मुख्यमंत्री बनकर आए, तभी भी उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। तो आपको शासन चलाने में एक कमांड देता है, पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ जब होती है, तो ये ऑब्वियसली एक आपको ज़्यादा पावर मिल जाता है सब चीज़ें अपने राज्य को चलाने के लिए। अब अगर शिंदे को पोर्टफोलियो देना है तो जाहिर सी बात है, इसमें देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी राजी नहीं होगी। नंबर्स उनके पास है और नंबर्स में कई बहुत बड़ा अंतर है। शिंदे को अभी क्या मिलता है? शिंदे की शायद ये डिमांड रहेगी कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास चली जाए, जो उनके पास पहले रह चुकी है। महाराष्ट्र के इतिहास में, कुछ सालों का इतिहास अगर देखा जाए, तो सभी मुख्यमंत्रियों ने ये भी डिपार्टमेंट अपने पास रखा हुआ है हमेशा की तरह। एक्सेप्शन इसमें सिर्फ रहा है उद्धव ठाकरे का। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एकनाथ शिंदे को दी थी, और कई सारे उनके पार्टी के लोग भी हमेशा ये उद्धव ठाकरे को इस बात को याद दिलाते थे कि वो शायद उनकी तरफ से भूल हो गई थी कि इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपने किसी और को दे दिया था। अब ये चलो इतिहास की बात है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि सरकार पे अगर कंट्रोल रखना हो तो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अपने पास रहे, अपने पार्टी के पास रहे। अब बचते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, रेवेन्यू है, राजस्व मंत्रालय जैसा जिसे हम कहेंगे, या फिर वित्त मंत्रालय है जो अजीत पवार जिसकी मांग करेंगे, या फिर ग्राम विकास जैसा कोई डिपार्टमेंट है जो उनको लोगों तक पहुंचाए, महिला या बाल कल्याण जिसके जरिए लाडली बहना जैसी स्कीम लगाई गई। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इस बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा जोर रहेगा तीनों पार्टियों का, कि कितने खाते, नंबर्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हमको मिलते हैं, कितने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हमको मिलते हैं। इसको लेकर ये जद्दोजहद चलेगी। और शायद शिंदे को अगर उनको जिस तरह से चाहिए मंत्रालय अगर वो नहीं मिलता है, तो शायद आने वाले कुछ दिनों में उनके पार्टी के नेता हो या खुद शिंदे हो, इनकी नाराजगी छोटी छोटी तौर पर सामने आती रहेगी, ऐसा अंदाजा हम फिलहाल लगा सकते हैं। सामने आती रहेगी जी। हाँ, कमलेश जी एक छोटा सा जवाब, देवेंद्र फडणवीस का जो ये वाला जो अब टर्म रहेगा, वो उसमें कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां अब आने वाले टाइम में अब देख रहे हैं? क्योंकि अब सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर वो होंगे, पिछले बार के मुकाबले, पिछली बार तो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था अपना मुख्यमंत्री पद। इस बार क्या चैलेंजेस? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज उनको अपनी इमेज का होगा, जो मुझे लगता है पर्सनली। देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक एक डेवलपमेंट का चेहरा, एक युवा चेहरा, एक पढ़ा लिखा चेहरा करके उनकी इमेज बनी थी। लेकिन 2019 के बाद में उस इमेज को काफ़ी बीटिंग लगी है। जिस तरह से उनका रोल रहा था, फिर जिस तरह से उन पर थप्पा लगा था, अजीत पवार के साथ वो सुबह का शपथ ग्रहण होगा, या फिर कोई जितनी भी घटनाएं हुई, सरकार की जोड़ तोड़ में उनका उन पर थप्पा लगा था कि देवेंद्र फडणवीस ने पार्टियाँ तोड़ी है, ये राजनीति उनमें इंडल्ज हो रहा है।
तो ये उनको इस इमेज से बाहर आकर वापस 2014 वाले देवेंद्र फडणवीस की इमेज में जाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा पर्सनल फ्रंट पे, ये मुझे लगता है। कोई दूसरा चैलेंज उनके लिए रहेगा कि आज उन्होंने इसकी थोड़ी हिंट भी दे दी कि 2019 और 22 के बीच में किस तरह उनके पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज ना चला जाए कि देवेंद्र फडणवीस अब विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, एक डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करेंगे। ये